Hello friends, from today I am going to start B.Ed papers and this is the first series. This is first semester, first paper, there are some questions. ठीक है, some are long and some are short. तो कुछ लॉन्ग है और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं. तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 200 वर्ड्स के होते हैं, आप सभी जानते हैं, और जो लॉन्ग होते हैं वो 500 वर्ड्स के होते हैं. तो बाकी सिलेबस आप लोगों को सारा चीज़ सब कुछ पता ही है. ये स्पेशली देखिए उन लोगों के लिए है जैसे कि जिसके पास टाइम है तो वो घर पे बैठ के क्या कर लेता है, रीड कर लेता है, फटाफट पढ़ लेता है. लेकिन जिसके पास टाइम नहीं रहता, जस्ट लाइक मी, तो वो क्या करेगा, इसको ओपन करेगा और क्या करेगा, इसको लिसन करना, सुनना है केवल. ठीक है, सुन के भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के दिमाग में फिट हो जाती हैं. तो कोई ज़रूरी नहीं जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हम लोग सुन के फिर अपने से भी कर सकते हैं. तो आपको क्या करना है, पॉइंट इसके लर्न करने हैं, देख लेना है पॉइंट को और उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर अपने से क्लियर कर देना है. और आपको जब कॉपी आप राइट करोगे ना, तो कॉपी का भी ध्यान आपको रखना है, क्योंकि कॉपी अब हमको ओनली 28 पेजेस की ही मिलने लगी है. ठीक है ना, तो 28 पेजेस में हमको इधर 10 क्वेश्चन इधर और इधर 4 क्वेश्चन, और इन सब की जो वर्ड्स है, वर्ड्स लिमिटेशन, वो भी हम लोग को ध्यान रखना है. तो आप ध्यान रखिएगा. और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉपी कैसे फिल करनी, क्या करना, सारी चीज़ आपको पता है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 मिनट 1.5 मिनट हो चुका है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपके सारे. समाज के विकास में विद्यालय की भूमिका. विद्यालय निश्चित रूप से एक अभिकरण के रूप में पढ़ने, लिखने, ज्ञान और शैक्षिक कौशल को हस्तांतरित करने के लिए कार्य करते हैं. अभिकरण में हो गया सोर्स. ठीक है, भारतीय विद्यालयों को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण बनाने हेतु विद्यालय की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा सकता है. अब हम पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेंगे. व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास. विद्यालय मात्र छात्र के एकांकी विकास पर ही ध्यान नहीं देता, बल्कि व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर भी बल देता है, जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक, सर्वांगीण, सामाजिक तथा नैतिक विकास उचित रूप से संभव हो सकता है. सामाजिक मूल्यों का विकास. बालक के विकास में सामाजिक मूल्यों का विकास विद्यालय से होता है. शिक्षक छात्रों में सामाजिक मूल्यों की समझ विकसित कर समाज की उन्नति में योगदान करता है. नंबर 3 पॉइंट, सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास. स्कूल समाज का लघु रूप होता है, क्योंकि स्कूल में छात्र अलग अलग स्थान से आते हैं. छात्रों को एक दूसरे के संपर्क में आने से समाज की वास्तविक परिस्थितियों का अनुभव करने तथा सामाजिक जीवन का अवसर मिलता है. छात्र सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक जिम्मेदारियां तथा दूसरों की भावना को समझने का पाठ सीखते हैं. इस प्रकार विद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्व के विकास में सहायक होता है. नंबर 4, नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिकता का विकास. नैतिक शिक्षा तथा आध्यात्मिक विकास के बिना बालक का संपूर्ण ज्ञान निराधार होता है. इसलिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता है. नंबर 5, नागरिकता का ज्ञान. विद्यालय के छात्र समाज के प्रथम नागरिक होते हैं, इसलिए छात्रों को एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में देश के लिए उनके दायित्व और नागरिक अधिकारों से संबंधित शिक्षा दी जाती है. इसके अतिरिक्त समाज के अन्य व्यक्ति अर्थात अभिभावक भी विद्यालय के संपर्क में रहने के कारण विद्यालय की प्रगति में रुचि लेने लगते हैं. समाज में समायोजन, मतलब समाज के साथ मिलजुल के किस तरह से रहा जाए, ये हमको कहाँ मिलता है, स्कूल में ही सीखने को मिलता है. क्यों मिलता है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग तरह से अलग अलग समाज के लोग आते हैं, तो हम उससे जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग सीखते हैं. विद्यालय छात्रों को समाज की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करता है. उचित समायोजन तथा अधिगम ज्ञान का प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा ही निर्देशित किया जाता है. छात्रों में समायोजन की क्षमता विकसित करने के लिए विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के समारोह का आयोजन किया जाता है. व्यावसायिक प्रशिक्षण. विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देता है. इसके अतिरिक्त छात्रों के भौतिक जीवन की उन्नति के लिए विद्यालय व्यवसायिक की व्यवस्था करता है, जिससे वे बड़े होकर अपनी आजीविका की व्यवस्था पर आत्मनिर्भर बनते हैं. ठीक है, चरित्र निर्माण. भारत में प्राचीन काल से ही चरित्र निर्माण की शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है. इसी के परिणाम स्वरूप मार्को पोलो तथा फायान ने भारतीय चरित्र की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है. वर्तमान समय में चरित्र का पतन हो रहा है, इसलिए विद्यालयों में बालकों के चरित्र निर्माण पर अत्यधिक बल देने की आवश्यकता है तथा इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
अब है सामाजिक जीवन से संपर्क। विद्यालय छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वे सामूहिक जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। विद्यालय बालक को समाज की वास्तविक परिस्थितियों में स्व अनुभव द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि खुद करे खुद सीखे। सामाजिक जीवन से संपर्क स्थापित होने पर छात्र समाज का उत्तरदायित्व नागरिक बनता है। सामाजिक एकता एवं स्थानांतरण। विद्यालय शिक्षा छात्रों को एक बड़े पैमाने पर सामाजिक एकता एवं स्थानांतरण करने में सहयोग होती है। विद्यालय की पहचान करने तथा प्रत्येक छात्र की अभिरुचि एवं क्षमताओं को विकसित करने तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की उपलब्धि में शिक्षा सहायक होती है। शिक्षक सबसे अच्छा एवं प्रतिभाशाली, चुनौतीपूर्ण एवं अध्ययन को उन्नत करने में छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं। रचनात्मक तथा सृजनात्मक क्रियाओं का विकास। विद्यालय में क्रिया का सिद्धांत पर विशेष बल दिया जाता है, इसलिए छात्रों को विभिन्न क्रियाओं कर लीजिएगा के उपयोग द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। पुस्तक के ज्ञान की अपेक्षा रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं पर बल दिया जाता है। इसके लिए पाठ्योत्तर क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। मनोवैज्ञानिकता पूर्ण वातावरण। विद्यालय में उल्लासपूर्ण मनोवैज्ञानिक वातावरण का सृजन किया जाता है, जिससे छात्रों का समुचित विकास और उत्तरदायित्वपूर्ण भावना विकसित होती है। अन्य साधनों का सहयोग। विद्यालयों को प्रभावित अभिकरण बनाने के लिए परिवार, समुदाय, राज्य तथा धार्मिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य स्थापित कर अधिकतम सहयोग प्राप्त करता है, जिससे छात्रों का समुचित विकास होता है। इसके लिए विद्यालय को समय समय पर अन्य संस्थाओं द्वारा सहयोग लेते रहना चाहिए। अब हमारा लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है, औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में अंतर। चलिए, अंतर का आधार, ठीक है, ये क्षेत्र, मापन, पाठ्यचर्या, साधन और संस्था। ये अनौपचारिक और ये औपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता। निरौपचारिक शिक्षा में छात्रों पर कुछ क्षेत्रों में नियंत्रण होता है। मापन। अनौपचारिक शिक्षा में ना तो मापन संभव है और ना मापन की व्यवस्था है। और औपचारिक शिक्षा में मापन संभव है तथा इसमें मापन की व्यवस्था भी होती है। पाठ्यचर्या। इस शिक्षा में किसी भी प्रकार की पाठ्यचर्या नहीं होती। इस शिक्षा में निहित पाठ्यचर्या होती है, ठीक है। ये जो है, ये हमारी स्कूली शिक्षा है और ये वो शिक्षा है जो हमें समाज के थ्रू मिलती है, अपने परिवार से मिलती है, अपने समुदाय से मिलती है। साधन। अनौपचारिक शिक्षा के साधन सीमित नहीं है और इसको औपचारिक शिक्षा के साधन सीमित है, ठीक है, क्योंकि एक पाठ्यचर्या पे निर्भर रहता है ना ये, तो उसके साधन क्या सीमित है कि यहीं से आपको क्या पढ़ना है, करना है। लेकिन आप समाज में, सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो कोई इसका सिलेबस नहीं होता है, कोई भी इसके कोई रिसोर्सेस नहीं होते हैं। अनौपचारिक शिक्षा न तो व्यवस्थित होती है और न ही इसकी व्यवस्था करने वाली कोई विधिवत संस्था होती है, और यह शिक्षा व्यवस्थित तथा सचेष्ट होती है, इसकी व्यवस्था करने वाली कोई ना कोई संस्था होती है। अब ये हमारा भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत। तो मूल सिद्धांत हमारे हम लोग पॉइंट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपने से भी लिख सकते हो, फटाफट कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट है हमारा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक न्याय, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। ये हमारे क्या, हमारे प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत है। आप चाहे लोकतंत्र बोलिए या प्रजातंत्र बोलिए। स्वतंत्रता यह प्रजातंत्र का पहला मूलभूत सिद्धांत है। उसके अनुसार व्यक्ति को अपना विकास करने और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। उसका अपने विकास करने और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस अधिकार के आधार पर कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य पर, कोई समाज किसी दूसरे समाज पर या कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर अधिकार नहीं जमा सकता। लेकिन यहाँ स्वतंत्रता का तात्पर्य यह भी है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों के स्वतंत्रता की भी रक्षा करनी चाहिए। अब है हमारा समानता। प्रजातंत्र में जाति, धर्म, लिंग, धन आदि किसी आधार पर व्यक्ति में भेद नहीं किया जाता। प्रजातंत्र में सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक या शैक्षिक हो, सभी व्यक्तियों को अपनी प्रगति करने के समान अवसर दिए जाते हैं। परंतु समान अधिकारों के साथ साथ व्यक्ति को अपने कार्यों का तथा दूसरों के धोखा का भी ध्यान रखना
चाहिए, ठीक है, यानी किसी को दूसरे को कोई धोखा वोखा देना नहीं चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए, बस इतना ही करिए, इसको कोई जरूरी। भ्रातृत्व का अर्थ है सभी व्यक्तियों में भाईचारे, प्रेम और सहयोग की भावना, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या लिंग के हो, अमीर हो या गरीब हो। प्रजातंत्र सहअस्तित्व के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसके अनुसार संसार की समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं, वरना आपसी प्रेम, समझौते और विचार विमर्श द्वारा ही किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना व्यक्ति को गंभीर से गंभीर संकटों से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। सामाजिक न्याय, सभी व्यक्तियों को न्याय प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। न्याय के द्वारा ही व्यक्ति में पाई जाने वाली वास्तविक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण हो सकता है तथा समाज में व्यापक हितों की रक्षा हो सकती है। न्याय प्रदान करने पर ही समानता एवं सत्यता की रक्षा की जा सकती है। जनता को न्याय प्रदान करते समय किसी समय का भेदभाव या पक्षपात नहीं किया जाना चाहिए। तभी वास्तविक प्रजातंत्र स्थापित होगा। लोगों की न्याय प्रणाली में आसक्ति होगी, ठीक है, या आस्था होगी। समाजवाद, भारतीय समाज का उद्देश्य आदर्श समाजवादी समाज की स्थापना करना है। इस समाज में व्यक्तियों में जाति, धर्म, लिंग, अर्थ, संस्कृति आदि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त समाजवाद का महत्वपूर्ण आधार आर्थिक भी होता है। इसमें वर्गहीन समाज की स्थापना का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय समाजवाद जनतांत्रिक सिद्धांतों और गांधी जी के सर्वोदय विचारों पर आधारित है। समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आर्थिक विशेष विषमताओं को दूर कर जनमानस को सुख और समृद्ध बनाना है। धर्मनिरपेक्षता, ये हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष यानी कि जिसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, कोई किसी को परेशान नहीं करता है, सबको अपने अपने धर्म की आज़ादी है और कोई भी कभी भी कोई भी धर्म अपना सकता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अतः धर्म के आधार पर व्यक्तियों में भेद नहीं किया जा सकता। लोगों को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता है कि वे अपने धर्म का अनुसरण तथा प्रचार प्रसार करें, परंतु राज्य इस कार्य में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता है। इसी आधार पर हमारे संविधान में राष्ट्रीय धर्म के नाम पर कोई धर्म नहीं है। धर्मनिरपेक्ष का एक संक्षिप्त मूल है अनेकता में एकता, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। क्लियर? प्रश्न नंबर 4, शैक्षिक नियोजन का अर्थ लिखिए। शिक्षा के लिए की जाने वाली आर्थिक व्यवस्था को शैक्षिक नियोजन कहते हैं। शिक्षा पर कम खर्च करके अधिक लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों तथा बालकों की आवश्यकताओं को सामने रखकर शिक्षा का नियोजन किया जाना चाहिए। इस नियोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसके लक्ष्य, आय के स्रोत तथा व्यय के मद भी पहले से सुनिश्चित होने चाहिए। इस संपूर्ण प्रक्रिया को शैक्षिक आयोजन की संज्ञा दी जाती है। अतः शैक्षिक नियोजन से तात्पर्य शैक्षिक कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करने से है जिनसे उपलब्ध संसाधनों का उचित, क्रमबद्ध एवं पूर्ण उपयोग किया जा सके। हैंगमैन तथा स्कार्टस के अनुसार नियोजन विकल्पों में से एक चयन करता है, यात्रा करने से पूर्व रास्तों का चयन करता है, कार्य के संभावित होने या होने वाले परिणामों की कल्पना करता है तथा ये संगठन भी किसी व्यक्ति के प्रति वांछित होता है। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि नियोजन हमारे पास उपलब्ध साधनों का हमारी समस्याओं एवं नए कार्यों के पूर्ण करने से कुशल पूर्वक किया गया प्रयोग है, जिससे हम उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। शैक्षिक आयोजनों को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। शैक्षिक नियोजन समाज की सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मांगों, बच्चों की हितों एवं आयु के स्रोतों के आधार पर शिक्षा लक्ष्य, उद्देश्य, कार्य प्रणाली को निश्चित करने की प्रक्रिया है। अब है हमारा राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता के लक्ष्य प्राप्त करने शिक्षक और विद्यालय की भूमिका। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। क्यों? क्योंकि आप लोग सभी अपने स्कूल में ये सारी चीज़ें करके आते हो, तो जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो बस आपको क्या करना, पॉइंट देख लेना। पॉइंट देखने के बाद चीज़ें आपको बहुत ईजी लर्न हो जाएंगी। पहले देखते हैं राष्ट्रीय एकता का अर्थ।
राष्ट्रीय एकता का तात्पर्य राष्ट्र के संपूर्ण निवासियों में विचार और भावना की एकता से है। जब कोई राष्ट्रीय धर्म, राजनीति, जाति, भाषा या संस्कृति से ऊपर उठकर बात करता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अपने देश से जुड़ा होता है, तो उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्र के लिए व्यक्ति तथा व्यक्ति के लिए राष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह राष्ट्र की संप्रभुता एवं एकता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हो। जब इस प्रकार की भावना नागरिकों की नसों में दौड़ती है, तब उन्हें राष्ट्र के लिए अपने जीवन, धन और स्वयं को बलिदान करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता वह भावना है जो नागरिकों को अपने संकीर्ण मतभेदों से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है तथा राष्ट्र के विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने के प्रोत्साहित करती है। डॉक्टर J.S. वैदी के अनुसार राष्ट्रीय एकता का अर्थ देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखने तथा उनमें भारत की एकता का समावेश करना है। अब विद्यालयों का योगदान, ठीक है, तो विद्यालय क्या क्या करता है कि हमारे बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना है। तो विद्यालय में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, ठीक है। क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? सबसे पहले क्या होता है हमारा दैनिक प्रातः सभा कार्यक्रम, जो असेंबली होती है बच्चों की। सभी विद्यालयों का कार्यक्रम 15 मिनट की दैनिक सामूहिक सभा से आरंभ होना चाहिए। इसमें राष्ट्रीय गान, नैतिक शिक्षा आदि की बातें बच्चों को बताई जानी चाहिए। समय समय पर राष्ट्रीय एकता प्रदर्शन किए जाने चाहिए। बच्चों को अपने राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करने के बारे में बताना चाहिए। इस सभा में दैनिक प्रार्थनाएं पर विशेष महत्व होता है, अतः ऐसी प्रार्थना का चयन करना चाहिए जिसमें देश प्रेम, ईश्वर की भक्ति की झलक स्पष्ट दिखाई दे। सप्ताह में एक दिन इसके लिए नियत किया जाना चाहिए। महापुरुषों के जन्मदिन का आयोजन, भारत के स्वतंत्र सेनानियों और महापुरुषों के जन्म दिवस विद्यालय में मनाए जाने चाहिए। इसमें आप कई महापुरुषों के नाम भी लिख सकते हैं। राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, गांधी जयंती आदि राष्ट्रीय पर्वों पर छात्रों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास और बलिदान के बाद प्राप्त किए स्वतंत्रता के विषय में बताया जाना चाहिए तथा इसकी रक्षा के लिए सबको प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। विद्वानों के व्याख्यानों का आयोजन, समय समय पर राष्ट्र की स्वाधीनता, अखंडता, विकास और अन्य अनेक राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित विषयों पर विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए जाने चाहिए, जिससे छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो सके। धार्मिक उत्सवों का आयोजन, विद्यालयों में दिवाली, होली, ईद, दशहरा, गुरु पर्व, क्रिसमस आदि धार्मिक त्योहारों का आयोजन किया जाना चाहिए, जिनमें सभी धर्म के छात्र भाग लें। इन अवसरों पर छात्रों को बताया जाना चाहिए ये त्यौहार किसी धर्म विशेष का न होकर प्रत्येक भारतवासी का है। प्रतियोगिताओं का आयोजन, समय समय पर राष्ट्रीय एकता के संबंधित विषयों पर भाषण, वाद विवाद, पठन पाठन, निबंध, नाटक और अन्य साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे छात्रों में एकता का विकास हो सके। प्रदर्शनियों का आयोजन, समय समय पर विद्यालयों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इन प्रदर्शनियों में राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे छात्रों में राष्ट्रीय गौरव के भाव पैदा हो सके। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों का आदान प्रदान, प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तर के शिक्षकों का राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान किया जाना चाहिए। जब विभिन्न भाषा भाषी और जाति, धर्म, संप्रदाय तथा प्रदेशों के शिक्षक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो दूसरों के विषयों में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनको समझने का प्रयत्न करेंगे। इससे विभिन्न संस्कृतियों में तालमेल होगा और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राज्यीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, कम से कम एक वर्ष में एक बार किसी प्रदेश में अंतर्राज्यीय खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके द्वारा छात्रों का संपर्क क्षेत्र बढ़ेगा और वे एक दूसरे को समझेंगे, उनमें लगाव पैदा होगा, उनमें मेरी भावना के स्थान पर हम की भावना होगी और उनका हृदय राष्ट्रभक्ति से सरोबार हो सकेगा। अंतर्राज्यीय शिविरों का आयोजन, जब अंतर्राज्यीय शिविरों में विभिन्न राज्यों के शिक्षक एवं शिक्षार्थी सम्मिलित होंगे तो उनको विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के निवासियों के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, लोक संगीत, लोक नृत्य आदि के विषयों में जानकारी प्राप्त होगी। निश्चित रूप से इन शिविरों का आयोजन से शिक्षक और शिक्षार्थी के मन में देश प्रेम की भावना विकसित होगी। रेडियो दूरदर्शन का प्रयोग, रेडियो दूरदर्शन पर राष्ट्र की एकता को विकसित करने वाले और भारतीय संस्कृति की झांकी प्रस्तुत करने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाना चाहिए, जिससे इन कार्यक्रमों को सुनकर और देखकर छात्रों में देशभक्ति की भावना पैदा हो सके।
राष्ट्रीय एवं सामाजिक संस्थाओं का गठन, विद्यालयों में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट और गर्ल गाइडिंग आदि संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिए, जिनके माध्यम से छात्रों को समाज सेवा के कार्यों में लगाया जा सकता है और उन्हें राष्ट्रीय प्रेम की भावना का विकास उनमें किया जा सकता है। अब है शिक्षक की भूमिका। शिक्षक कैसे करेगा बच्चों को, कैसे आप मोटिवेट करोगे बच्चों को, ठीक है। पहले तो आप स्टूडेंट थे तो ये सब चीज़ें आपके स्कूल में करवाई जाती थी। अब आप एक टीचर बन रहे हो तो टीचर क्या करेगा, टीचर ही सबसे पहले बच्चों में क्या करेगा, विद्यार्थी में सहयोग की भावना का विकास करेगा, ठीक है। देश में राष्ट्रीय एकता की स्थापना के लिए देश के नागरिकों में राष्ट्रीय और भावनात्मक एकता का समावेश होना आवश्यक है। नागरिकों में राष्ट्रीय एकता का विकास एक शिक्षक द्वारा ही किया जा सकता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों के स्थान, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर भेदभाव न कर उनमें सहयोग की भावना का विकास करता है, जिससे ये विद्यालय परिसर के बाहर निकलकर समाज एवं राष्ट्रीय एकीकरण में सहयोग देते हैं। अब क्या करेंगे, विद्यार्थी को उत्तम नागरिक बनाकर, ठीक है, उत्तम नागरिक बनाकर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में उत्तम नागरिकता का विकास करता है। क्यों, कोई टीचर ये नहीं चाहेगा कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट खराब हो, तो वो क्या करेगा, एक अच्छे से अच्छा नागरिक बनाने की उसको कोशिश करता है। शिक्षक अपने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पर्व की जानकारी, उनका महत्व आदि बताता है। वह राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय के प्रति सम्मान की भावना का विकास कर विद्यार्थियों को उत्तम नागरिक बनाता है, ठीक है। उत्तम, इसको नागरिक करेंगे, उत्तम नागरिक बनाता है। यह नागरिक आगे चलकर राष्ट्र के निर्माण एवं उसके एकीकरण को स्थापित कर अपने ज्ञान एवं गुणों का प्रवाह अपनी भावी पीढ़ियों के लिए करते हैं। यानी कि जैसा आप सीखेंगे वैसा ही दूसरों को आप सिखाएंगे, आगे वाली जनरेशन को। राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति एवं धर्म के प्रति उदारता की भावना का विकास। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी एक पहचान होती है, उसका अपना एक राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय भाषा, संस्कृति होती है। ये सभी राष्ट्र की विविधताओं में एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। शिक्षक स्वयं इनका सम्मान कर विद्यार्थियों को अनुसरण करना सिखाता है। यह उनके गुण एवं महत्व को बढ़ाकर विद्यार्थी में राष्ट्र के प्रति सम्मान एवं एकता की भावना विकास करता है। अब है हमारा विद्यार्थियों में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रता की भावना। इसको क्या करना है, इसको समाप्त करना है। विद्यार्थियों में जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्रता की भावना को समाप्त करना वर्तमान समय में जाति, धर्म और क्षेत्र की भावना राष्ट्रीय एकीकरण में प्रमुख बाधक है। शिक्षक विद्यार्थियों के मध्य जाति एवं धर्म, ऊंच नीच की भावना को मिटाकर उन्हें एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा प्रश्न नंबर 6, ठीक है। आज हम लोग इतना ही करेंगे, अब आगे दूसरा देखेंगे। तो ये धीरे धीरे ही आपके पास में आएगा, कोशिश की जाएगी और भी क्वेश्चन नियर अबाउट 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब है मूल्य की अवधारणा। मूल्य वे मानदंड या आदर्श होते हैं जो किसी व्यक्ति, समूह, समाज के लिए अत्यंत वांछनीय, महत्वपूर्ण और नैतिक रूप से अच्छा माने जाते हैं। ये हमारी पसंद, निर्णय, व्यवहार को आधार प्रदान करते हैं। अब मनोवैज्ञानिक आधार पर मूल्य क्या है? मूल्य हमारी भावनाओं, इच्छाओं, प्रेरणाओं को संतुष्ट करते हैं, जिससे वे हमारे जीवन में महत्व प्राप्त करते हैं। दार्शनिक आधार पर ये सत्यम, शिवम और सुंदर के शाश्वत आदर्शों पर आधारित होते हैं। सामाजिक आधार पर मूल्य सामाजिक सामंजस्य, व्यवस्था एवं प्रगति के लिए आवश्यक नियमों का संग्रह होते हैं, जैसे न्याय, सहयोग और सहिष्णुता। इनकी प्रमुख परिभाषा एम के गांधी के अनुसार सच्चे मूल्य वे हैं जो मनुष्य को मानवीय, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ बनाते हैं। पार्क के अनुसार मूल्य वे हैं जो मानव इच्छाओं की संतुष्टि करता है और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होता है। मूल्य और शिक्षा एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं? पहले देखिए, नैतिक गुण का विकास, सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास, समग्र विकास, मानवीकरण प्रभाव, लोकतंत्र गुणों का विकास, भौतिकवादी प्रवृत्तियों का विरोध और सहयोग एवं सहानुभूति विकसित करती है। तो इसको जल्दी से रीड कर लेते हैं। युवा में नैतिक गुणों का विकास के लिए मूल्य आधारित शिक्षा आवश्यक होती है। आज हमारी युवा पीढ़ी में नम्रता, सच्चाई, ईमानदारी, बड़ों का सम्मान, शिष्टा, सेवा की भावना, बलिदान आदि गुणों का अभाव हो रहा है। मूल्य आधारित शिक्षा इन गुणों के विकास में सहायता करेगी तथा व्यक्ति को जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करेगी।
सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास। मूल्य आधारित शिक्षा सकारात्मक सामाजिक प्रवृत्तियों के विकास में सहायक सिद्ध होती है। मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा युवा पीढ़ी को समाज में व्याप्त बुराइयों से अवगत कराया जाता है। वे दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, आतंक, गुंडागर्दी तथा लाल फीताशाही आदि बुराइयों के विरुद्ध अपनी आवाज उठा सकते हैं तथा समाज का रूप निखार सकते हैं। समग्र विकास। वर्तमान प्रचलित पाठ्यक्रम तकनीकी आंकड़ों से भरा हुआ है, जिसमें तथ्य, आंकड़े, नियम, कानून आदि होते हैं। युवाओं के लिए सूक्ष्म बातों पर भाग लेने की कोई गुंजाइश नहीं होती। युवाओं में सीखने की क्षमता तो होती है, लेकिन पाठ्यक्रम में शैक्षिक विषयों पर अधिक बल दिए जाने के कारण वे कुछ अलग नहीं सीख पाते। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए मूल्य शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये बहुत ही जरूरी है। मानवीकरण प्रभाव। मूल्य आधारित शिक्षा का मानवीय प्रभाव होता है। किसी ने कहा है कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्तियों में मानवीकरण करे, यानी कि उसको एक मानव बनाए। मानव बना मतलब मानव के गुण हो उसके अंदर। ठीक है, मानव के गुण क्या है? मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति के लिए जीवन भर की प्रक्रिया प्रारंभ करती है। वह व्यक्ति को आत्मविश्वास और समुदाय के विकास के लिए तैयार करती है। मानव कल्याण। यस, मानवीकरण क्या है? मानव कल्याण की भावना व्यक्ति ही समझ में उचित स्थान पर करता है। मानव कल्याण की भावना व्यक्ति ही समाज में, ठीक है, व्यक्ति ही समाज में उचित सम्मान प्राप्त करता है। लोकतंत्र गुणों का विकास। मूल्य आधारित शिक्षा व्यक्ति में लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है, जैसे दूसरों के विचारों का सम्मान करना, व्यापक दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय में विश्वास, समानता, भाईचारा एवं देश प्रेम आदि। साथ ही व्यक्ति में लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति आस्था को भी गहन करती है। भौतिक प्रवृत्तियों का विरोध। मूल्य आधारित शिक्षा भौतिकवादी प्रवृत्तियों का विरोध करती है तथा इसके लिए एक प्रभावी विरोधी फलक का काम करती है। नीति और नैतिक संबंधी मूल्यों के प्रति आदर उत्पन्न करती है और इसके बिना कोई भी व्यक्ति का एक उत्तम जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति एक उत्तम जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। सहयोग और सहानुभूति विकसित करना। आज समाज में व्यापक रूप से ईर्ष्या और सहयोग की भावना फैली हुई है। शिक्षा अपना प्रभाव व्यक्ति को छोटी उम्र से ही डालना प्रारंभ करती है। ठीक है, शिक्षा अपना प्रभाव व्यक्ति की छोटी उम्र से ही डालना प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि आप जैसा पढ़ेंगे वैसा आपका प्रभाव आपके लाइफ पर होगा। बालक के बड़े होने पर मूल्य आधारित शिक्षा उसमें सहयोग और सहानुभूति की भावना विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है, जो उसे समझने में प्रतिष्ठा प्रदान करती है। जैसे कि पहले नैतिक शिक्षा की बुक जो है वो मोस्टली चलती ही थी। पेरेंट्स भी बच्चों को बैठाते थे, सारी चीज़ें समझाते थे, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है। इसलिए बच्चे जो हैं आप देख ही रहे हैं आजकल के कैसे हैं। चलिए, ये हमारे थे क्वेश्चंस आंसर, नियर अबाउट 6 हैं। अब आप लिख के बताइएगा कि कैसा लगा, तब तो उसको कंटिन्यू करें, अदरवाइज लीव इट। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।